आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल करी गई और उसमें ये बोला गया कि इंडियन जो भी डिफेंस कंपनीज हैं उनको जो लाइसेंस मिल चुके हैं या आगे मिलने वाले हैं वो सारे लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल हो जाने चाहिए सो दैट इंडिया किसी भी तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट को इसराइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट ना कर पाए बिकॉज इसराइल उन पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स को गाजा में अटैक करने के लिए यहाँ पर यूज कर रहा है और हमारा जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है कि हम जीनोसाइड को सपोर्ट नहीं करेंगे उस तरीके की एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे उन चीजों को हमें प्रिवेंट करना है तो कहीं ना कहीं उसका वॉयलेशन यहाँ पर हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया कि इस रिट पिटीशन के तहत हम ये चाहते हैं कि इसराइल को भारत किसी भी तरीके के डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर ना करें ताकि गाजा स्ट्रिप पर जो जिनोसाइड उनके द्वारा किया जा रहा है उसको यहाँ पर रोका जाए अब इसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मिश्रा इन तीनों ने इस पिटीशन को यहाँ पर सुना और इस पिटीशन को खारिज कर दिया इसका रीजन उन्होंने यहाँ पर ये दिया कि भाई किसी भी कंट्री को अगर हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पर भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं ये सब चीजें फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आती है और फॉरेन पॉलिसी जो है वो जुडिशरी का काम नहीं है वो एग्जीक्यूटिव का काम है ऐसा आर्टिकल 73 में यहाँ पर लिखा गया है तो अब आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा ये इसी पूरे के पूरे डिस्कशन को बेसिस बनाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और आज के इस सेशन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लीगल एज माय नेम इज अभिषेक आज के टाइम पीरियड पर मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा इसमें इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात करूंगा क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले और इंडिया का जो स्टैंड है ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए अब जैसे मान लीजिए कि गाजा पर जो अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज है उनका वॉयलेशन यहाँ पर हो रहा है तो क्या इंडिया ने इस तरीके के जो लॉज हैं उनको साइन किया है क्या इंडिया किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने से पहले इन चीजों के बारे में सोचती है कि भाई जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हम यहाँ पर भेजेंगे इसका एंड यूज यहाँ पर क्या होगा अगर ये सब चीजें पहले ही पता चल जाए तो इस तरीके की पिटीशंस जो है वो यहाँ पर इमर्ज ही होती हुई नहीं दिखाई देगी तो वो क्या इश्यू है इन सब चीजों के बारे में समझेंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं इसको पढ़ने के बाद डिफेंस सेक्टर के चैलेंजेस और जो भी ग्रोथ है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे के पूरे सेशन में किन चीजों का कवरेज होगा सबसे पहली बात यहां पर बोली गई है कि भाई इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो लगातार आपको बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अगर आप देखोगे तो हमने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत है उन सब चीजों को बेसिस बनाकर लोकल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया इंपोर्ट को हमने यहाँ पर कम करने की कोशिश करी और आज के टाइम पीरियड पर हमारे लोकल लेवल पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में इंडिया का एक बहुत अच्छा नाम यहाँ पर बन रहा है दूसरी साथ अगर आप देखोगे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस किया है वहां से एक इंपॉर्टेंट गैप जो है वो इमर्ज हो रहा है कि जो लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर होने चाहिए ठीक है लीगल फ्रेमवर्क मतलब जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है कि भाई अगर आप किसी कंट्री को यहाँ पर जो एक्सपोर्ट कर रहे हो डिफेंस इक्विपमेंट अगर वो कंट्री किसी गलत काम के लिए उसको यूज कर रही है लोगों को मारने के लिए यहाँ पर यूज कर रही है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा वॉर वगैरह की सिचुएशन एक अलग होती है लेकिन आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते हो उसका अनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हो तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लीगल और एथिकल कंसर्न है जो इंडिया की डिफेंस की एक्सपोर्ट पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी के साथ इमर्ज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसके साथ यहाँ पर क्या है कि कंप्लाइंस होना चाहिए मतलब इंडिया को अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से रीफ्रेम करने की जरूरत है या उन चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत है ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज होती हुई आपको ना दिखाई दे जैसे आप लोग नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करेगा वो बिल्कुल सब कुछ पता करेंगे उसके बाद आपको जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो ये चीजें थोड़ी सी लिमिटेड है तो इसीलिए कंसर्न यहाँ पर रेज हो रहा है और इसके बारे में हमको थोड़ा सोचने की जरूरत है साथ ही साथ अगर आप देखोगे अगर हमने इस तरीके का काम कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि इंडिया की जो ओवरऑल रेपुटेशन है वो भी आपको स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी कोई कंट्री ये नहीं कहेगा कि आपने इसराइल को डिफेंस इक्विपमेंट भेजे थे और उन्होंने उसका गलत तरीके से यूज किया या किसी दूसरी कंट्री को भेजे थे उसका गलत तरीके से यूज किया तो आप ये मान लीजिए कि अपनी रेपुटेशन को हम सेफ गार्ड कर पाएंगे वेपन का जो मिसयूज है उसको यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि रोक सकते हैं
और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इंडिया को ये काम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उनके कंप्लाइंसेस को चेक करने के लिए काम करना पड़ेगा कि ये सारा रिव्यू वर्क यहाँ पर हो जाए। उसके बाद उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है या जिस कंट्री को आप जो चीजें प्रोवाइड करने वाले उसका एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो भी हमारे यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी हमें क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सारा का सारा जो है उन्हें आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे यहाँ पर ग्रोथ भी हो सके और साथ ही साथ जो भी इस तरीके के इश्यूज एकदम से इमर्ज होते हुए आपको दिखाई देंगे उन सब चीजों को भी मिटिगेट यहाँ पर किया जाए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरे के पूरे आर्टिकल का। अब इसमें अगर आप देखोगे करंट स्टेटस ऑफ इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट, मतलब आज के टाइम पीरियड पर इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पहला क्वार्टर है 24-25 का, जो कि अप्रैल से लेकर जून 24 का है, इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है ये करीब 6,915 करोड़ रुपीस यहाँ पर हो चुका है। इसी चीज को अगर हम सेम क्वार्टर में 23-24 में कंपेयर करेंगे तो ये 3,885 करोड़ रुपीस था। इसका मतलब है कि शुरू के जो आपका क्वार्टर देखने को मिल रहा है इसमें हमने पिछले साल से या पिछला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उससे 78% जो है वो हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो फ्लोरिश होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, अगर हम लोग फिजिकल ईयर 2017 की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 12 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और 13 और 2014 में अगर हम देखेंगे तो यहां से कितना हुआ है ये आप देखोगे तो 31 टाइम्स जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2013-14 से 24-25 में अगर आप देखोगे तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार इंप्रूव यहाँ पर हो रहा है और इसमें जो भी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स यहाँ पर चलाए हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज के टाइम पीरियड पर हम शुरुआत की जो 25 आर्म्स एक्सपोर्टिंग नेशन आपको देखने को मिलते हैं, जो आर्म्स वगैरह को यहाँ पर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में, उनमें हमारी रैंकिंग है और करीब 85 कंट्रीज को हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, जैसे मन में क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें देखोगे आप तो डॉर्नियर 228 हमारा एयरक्राफ्ट है, आर्टिलरी गन्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर आपको देखने को मिल रहा है, रडार हो गए, सिमुलेटर्स हो गए, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर हो गए, सर्विलेंस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार हम क्या कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये डॉर्नियर 228 हेलीकॉप्टर है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये पिनाका आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपने रिपब्लिक डे की परेड वगैरह के टाइम पीरियड पर भी जो है वो टीवी में यहाँ पर देखी होंगी। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि हम लोग अब ये देखेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट तो अच्छा हो रहा है, लगातार जो है वो चीजें इंक्रीज हो रही हैं। अब इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में इतना ट्रिमेंडस ग्रोथ जो है वो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो हमने अपनी पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें जो रिफॉर्म किए हैं, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक पॉलिसी है जिसे बोलते हैं डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। डिफेंस जो आपका ये एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन वाली पॉलिसी है ये कब आई थी, ये 2020 में आई थी। और इसमें यहाँ पर ये बोला गया है, मतलब इस पॉलिसी में हमने ये एम किया है कि 25 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025। और इसमें हमको 5 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट से भी पैसा कमाना है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है वो ये एम कर रही है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से हम करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पर कमाएं। कब तक? 2025 तक। और इसमें हमारा टारगेट एक ये भी देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें कि जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट है डिफेंस का वो 5 बिलियन यहाँ पर हो जाए 2025 तक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टारगेट किया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे चेंजेस भी किए हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है ना डिफेंस सेक्टर में, वो 74% है। आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% तक यहाँ पर अलाउड है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी हमने लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर प्रमोट करने की बात कही है। फिजिकल ईयर 2023-24 में अगर आप देखोगे तो जितना भी हमारा डिफेंस बजट रहा है
है ना, मतलब जितना भी हमको डिफेंस बजट यहाँ पर मिलता है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसका 75% जो यहाँ पर बजट है उसको हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया है कि ये जो 75% बजट यहाँ पर होगा, ये केवल हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग या जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्हीं से ही हम यहाँ पर चीजें परचेज करेंगे। तो इंपोर्ट को खत्म करने की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंट बनने की बात हो रही है। पहले अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में केवल 68% जो यहाँ पर बजट का हिस्सा होता था डिफेंस बजट का, वो हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर खर्च करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी लगातार आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू दी गई है 1.27 ट्रिलियन की 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ये बता रहे हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो इमर्ज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर 5वीं पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट यहाँ पर बोली है। इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये भाई 346 प्रोडक्ट हैं डिफेंस में जो यहाँ पर यूज होते हैं, इनके ऊपर हमको ये ध्यान रखना है कि हम इनको इंपोर्ट ना करें, हम इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से इन चीजों को यहाँ पर परचेज करें, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो इंपोर्ट है उसको भी हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट है उनकी टेस्टिंग, उनका सर्टिफिकेशन, क्वालिटी, कंप्लाइंस वगैरह को हम सही टाइम पर फुलफिल कर पाए और चीजें जो है वो तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। तो इस सेक्टर पे हमने काम किया है, इस वजह से ही अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट जो है वो आपको तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, इसकी वजह से भी हमारे डिफेंस सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो हमने प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया है एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करे और हमारे डिफेंस सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट करते हुए आपको दिखाई दे। अब जैसे अगर आप देखोगे तो 2014 तक जो लाइसेंस यहाँ पर इश्यूज किए गए थे कंपनीज को कि भाई आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकते हो, 2014 में ये नंबर जो है वो कितना था, 215 था, और ये नंबर अब जो है वो 440 यहाँ पर पहुंच चुका है। ये डेटा मैं आपको 2019 का यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही नोटेबल जो है वो एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं टाटा एडवांस सिस्टम सप्लाइंग एरोस्पेस कंपोनेंट्स टू द बोइंग। तो यहाँ पर आप प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट कर रहे हो, उन्हें लाइसेंस भी दे रहे हो कि बाहर की जो कंपनीज है उनके साथ आप लोग एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हो, जिसका एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने दो डिफेंस कॉरिडोर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो भी स्टेब्लिश करे हैं। पहला अगर आप देखोगे तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और दूसरा उत्तर प्रदेश में। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भारत सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए जो बहुत ज्यादा कारगर यहाँ पर साबित होने वाला है, वो कहाँ कहाँ पर किए हैं, एक तो तमिलनाडु में किया और दूसरा उत्तर प्रदेश में किया। फिर उसके बाद ये आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको देखने को मिलेगी जिनको कनेक्ट करके ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना जो है शुरू कर दिया है, जो पहले यहाँ पर नहीं किया जाता था। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो डीआरडीओ, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डीआरडीओ का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और आज के टाइम पीरियड पर इसके चेयरमैन कौन है। डीआरडीओ को अगर आप देखोगे तो इनके पास जो बजट है 24-25 के लिए, ये करीब 23,855 करोड़ रुपीस का है कि भाई ये लोग यहाँ पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। और इसी में अगर आप देखोगे तो जब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह अच्छा होता है तो हमारे जितने भी अलग अलग तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करके हुए दिखाई देंगे। तो आप ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को देख लीजिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को देख लीजिए, तो इसमें हम लोग कई सारी चीजों को इनोवेट कर पाते हैं और बाहर की कंट्रीज को भी ये चीजें पसंद आती है, इसलिए वो भी हमारा सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिलीपींस ने यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज जो है वो यहाँ पर खरीदी थी, है ना, $375 मिलियन की। कब, जनवरी 22 में। तो ये तो शुरुआत है, अगर इसी तरीके से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के सेक्टर में अच्छे से काम करेंगे तो ये जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी इनका नंबर भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से भी हमारे डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है इंडिया जापान एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट 2020। मेनली अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप में ये हुआ कि दो कंट्रीज ने जो है वो ये डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर काम कर लेंगे
आपके पास जो रिसोर्सेस होंगे, एक्सपर्टीज होंगी, आप प्रोवाइड करिए, हम जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो दे देंगे। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हम नए तरीके के डिफेंस प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, पुराने जो प्रोडक्ट हैं उनको इनोवेट कर सकते हैं और किसी तीसरी कंट्री को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इसी तरीके का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल डिफेंस की फील्ड में काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो इंडिया है वो जो यहाँ पर क्वालिटी प्रोवाइड करता है डिफेंस इक्विपमेंट की, और उसके जो प्राइस है वो भी यहाँ पर जस्टिफाइड है। मतलब कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसी के तरह की जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके हिसाब से अगर हम इसका प्राइस देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा कैसा देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटेटिव है। मतलब बहुत ज्यादा प्राइस या बहुत कम नहीं है, मतलब अपनी क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से भी आप ये मान सकते हैं कि इंडियन डिफेंस जो प्रोडक्ट है वो आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑफसेट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सबसे पहले ये समझ लो कि ऑफसेट पॉलिसी क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, 100 रुपीज का वो एग्रीमेंट है, हम उनको 100 रुपीज यहाँ पर देंगे, लेकिन हम उनके साथ नेगोशिएशन यहाँ पर करेंगे कि जो हम 100 रुपीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें से 30 रुपीज आप इंडिया में जो है वो इन्वेस्ट करो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाओ, थोड़ा इंप्लॉयमेंट वगैरह यहाँ पर जनरेट करो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये चीज क्या कहलाती है, इसे हम लोग ऑफसेट पॉलिसी बोलेंगे। तो हम पैसा दे रहे हैं, हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर हमारे पैसा इन्वेस्ट करो, और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो इसका बेनिफिट उनको लॉन्गर रन में जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात करी गई है कि भाई आप पोर्शन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। जैसे टाटा लॉकहीड मार्टिन एक जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलेगा जिसने बोला है कि F-16 जो यहाँ पर आपको प्लेन देखने को मिलते हैं यूएस के, उनको हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इससे दुनिया को भी पता चलता है कि भाई लॉकहीड मार्टिन जो यूएस की एक कंपनी है वो इंडिया में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसकी वजह से इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि आपका ऑफसेट पॉलिसी हो गया। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ये हमको फोकस करना है कि जिस भी कंपनी के साथ हम यहाँ पर कोई भी टाई अप कर रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को भी हमें बताए, हमें सिखाए कि कैसे उस तरीके की चीजों को यूज करके हम अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। तो इनके पॉइंट को भी आपको समझना है। जैसे ये देख सकते हैं, ये लॉकहीड मार्टिन F-16। उसके बाद ये तो अच्छी बातें हो गई, है ना, मतलब ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आपको बताई ये बहुत अच्छी बातें हो गई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इश्यूज जो आपको इंडिया के डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पीरियड पर भी हम चीजें इंप्रूव कर रहे हैं, है ना, हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंपोर्ट के ऊपर अभी भी जो है वो डिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम में है। इसने यहाँ पर ये बोला है कि 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी डिफेंस इंपोर्ट दुनिया भर में हुआ है उसमें से 9.8% उस इंपोर्ट का जो है वो इंडिया में आया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से यहाँ पर खरीदा है, ठीक है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें हमने 5.43 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया था 2018 में। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो अभी भी हम लोग जो है वो क्या है, वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसमें समय लगेगा इन चीजों को इंप्रूव करने में। ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपको S-400 डिफेंस सिस्टम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है ना, मतलब आप ये मान लीजिए कि रेड टेपिज्म जो है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि हमने 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात यहाँ पर करी थी 2007 में, है ना, कि हमें ये चीजें खरीदनी है। जो रफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिला, रफाइल अभी आया कुछ साल पहले ही, है ना, कंपेरेटिवली अगर हम 2007 में बात शुरू कर रहे हैं तो 2018 19 20 में थोड़ा ना होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो बहुत डिले हुआ, 2015 में हमने जो है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से इसको स्क्रैप कर दिया, और फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद जो है वो रफेल हम अपने देश में यहाँ पर लेकर आए। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि रफेल जो प्लेन आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सी कंट्री से हमने यहाँ पर खरीदा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर उसके बाद अगली चीज देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिटेड है। देखो इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बातों में मैंने आपको ये बताया था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिटेड है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि फिजिकल ईयर 2024 में प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूटेड ओनली 22% टू द डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब जितना भी डिफेंस प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है उसका में प्राइवेट कंपनीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो केवल 22% है।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइवेट कंपनीज कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि भाई अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहिए तो उसके लिए पैसा ज्यादा लगेगा, फिर उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसमें जो उनको रिटर्न मिलना चाहिए उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना वो प्राइवेट कंपनीज को नहीं मिलते हैं, उसमें हमेशा अगर आप देखोगे तो वो किसको जा रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया ने जो है वो अपना शेयर यहाँ पर बढ़ाया है, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो जो कंट्रीज है जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, इन सब लोगों के साथ अभी भी हम पीछे हैं। जैसे हम लोगों ने हमारा एक प्लेन है जिसे हम लोग बोलते हैं एलसीए तेजस, है ना, तेजस में इंजन लगाना था, कावेरी इंजन के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस ना होने की वजह से कावेरी इंजन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर हमें अमेरिका से जो है वो एक नया इंजन यहाँ पर मंगाना पड़ा। तो ये सब चीजें क्या बता रही है, ये सब चीजें ये शोकेस कर रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा होती नहीं है, और इसी वजह से प्रोडक्टिव रिजल्ट यहाँ पर निकलकर नहीं आते। टेक्नोलॉजी गैप भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप ये मान लीजिए कि जैसे इंजन डेवलपमेंट की फील्ड हो गई, एडवांस मटेरियल या हाई एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलती है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हमारे जो क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी इनमें भी काफी ज्यादा गैप है। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो फॉरेन सप्लाईज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कावेरी इंजन नहीं बन पाया था एलसीए तेजस के लिए, इसीलिए हमने यूएस से GF404 जो यहाँ पर है इंजन यहाँ पर मंगाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोग सेल्फ रिलायंस और जो यहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको यहाँ पर लिमिट करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप भी जो है वो यहाँ पर दूर करने की जरूरत है, और इसमें फॉरेन कंट्रीज जो है वो हमारी मदद कर सकती है। अगली बात करेंगे ऑफसेट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब ऑफसेट पॉलिसी में मैंने बोला है कि 30 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है, सामने वाला जो है वो कह देगा कि नहीं करेंगे, हम इतना थोड़ा ना करेंगे, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। तो हमें क्या करना है कि ये जो ऑफसेट पॉलिसी है इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो यहाँ पर बूस्ट कर सके, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट कहती है कि हमको 2005 से 2018 तक ऑफसेट पॉलिसी से जो है वो इतना पैसा यहाँ पर मिलना चाहिए था, है ना, करीब 66,000 जो पैसा है वो यहाँ पर मिलना चाहिए था इंडियन रुपीस में, और मिला कितना, केवल 11,000 मिला। तो हम लोग ऑफसेट पॉलिसी के बारे में बात तो करते हैं लेकिन उसका सही तरीके से एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं होता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से सही समय पर होना जरूरी है। अब उसके बाद जो आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल लेजिस्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो रोबस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में बताया, है ना, कि भाई रेसिपिएंट कंट्रीज उसका किस तरीके से यूज करती हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जो भी यहाँ पर ये वेपन्स वगैरह को ट्रेड करेंगे ना उसमें ये फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 का, इसके बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है 2005 का। मतलब ये दोनों आपको एक्ट देखने को मिलेंगे जिनके थ्रू हम वेपन्स वगैरह को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इन सब चीजों में जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जो चेक्स होने चाहिए, जो रिव्यूज यहाँ पर होने चाहिए, उनके बारे में उतना कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो चीजें मेंशन नहीं करी गई हैं, तो उनके ऊपर हमको फोकस करना है, ताकि यहाँ पर क्या है कि जो आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल लेजिस्लेशन है वो थोड़े और ज्यादा रोबस्ट होते हुए आपको दिखाई दे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जो है वो इश्यूज से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर को कैसे रिवैम्प कर सकते हैं। तो पहली बात है कि हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर जो है वो यहाँ पर शुरू करने चाहिए कि भाई अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग कंपनीज के साथ, ताकि हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस यहाँ पर मिल पाए। और हमें को प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी सेटअप करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए, ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी हमको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। हम दूसरी कंट्रीज के साथ काम करेंगे तो एक्सपर्टीज उनकी हमको यहाँ पर मिलेगी और इससे हमारा भी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होने वाला है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और जनरल इलेक्ट्रिक ने जहां पर जो है वो को प्रोड्यूस किया है F414 इंजन, इंडिया में को प्रोड्यूस किया है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके की ज्वाइंट वेंचर और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रोबस्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। फाइनेंसिंग जो है वो सही तरीके से हो, मतलब एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग सिस्टम अच्छी तरीके से काम करे, और गवर्नमेंट को जो है वो लोन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करना है, क्रेडिट लाइन यहाँ पर मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह भी यहाँ पर मिलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट मिल गया
कंट्रीज के बीच में रिलेशन खराब हो गए, उनने बोल दिया कि हमें नहीं चाहिए वो इक्विपमेंट, तो आपको इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इनकी वजह से जो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन है वो थोड़ा अपीलिंग लगेगा, लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये चीजें बाहर की कंट्रीज को भी अच्छी में लगने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव आईएचएल जो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसका आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि जो एंड यूज है आपके प्रोडक्ट का वो गलत तरीके से यहाँ पर यूज ना हो। तो इसके ऊपर हमको काम करना जरूरी है ताकि इंडिया जो है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन किया जाए और एक रिस्पॉन्सिबल आर्म एक्सपोर्टर के रूप में वो यहाँ पर इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दे। हमें जो नीश टेक्नोलॉजी है और इंडिजिनस इनोवेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, फोकस करना है कि जो हमारी यूनिक टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें लोकल इनोवेशन आपको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर आप फोकस करिए, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक सिस्टम, इसके ऊपर काम करो। ब्रह्मोस मिसाइल में जो हमको सक्सेस यहाँ पर मिली है ना, मतलब जो भी हमने उसमें रिनोवेशन करे हैं और उसके बाद जो कंट्रीज ने उसको परचेज किया, ये इसका एक एग्जांपल हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो इसके ऊपर भी जो है वो काम यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही साथ डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है ना, जिससे प्रोडक्शन अलग नहीं है और एक्सपोर्ट अलग नहीं है, इनको आपको स्ट्रीमलाइन करने की जो है वो यहाँ पर जरूरत है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो आसानी से मिलनी चाहिए, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट है उसका जो आप कर रहे हो वो सब सही तरीके से होना चाहिए। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल मार्केट में वो आपको इनहेंस होती हुई दिखाई देगी। अब आपको कोई ऑर्डर यहाँ पर मिल गया, आप उसको बहुत टाइम लगा रहे हो तो उससे काम नहीं बनेगा ना, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तेजी से वो चीजें जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। फिर साथ ही साथ ऑफसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। मतलब हम लोग डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको ऑफसेट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो यहाँ पर बनानी चाहिए, है ना, जो ऑफसेट मैनेजमेंट का यहाँ पर काम करे, ऑफसेट पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम करे। हम लोगों को मेनली जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई सारी कंट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं ना, स्पेशली यूएस के केस में अगर आप देखोगे तो यही है। कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना चाहिए। और इसमें हम लोग ना इजराइल का एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से अपने ऑफसेट प्रोग्राम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ हमें रीजनल सर्विस और मेंटेनेंस हब्स भी जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी को एक्सपोर्ट कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं करोगे आप। तो मेंटेनेंस हब्स वगैरह भी होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में होनी चाहिए, है ना, ताकि यहाँ पर क्या है कि लोगों को ये भी पता चले कि एक्सपोर्ट करने के बाद ये इसकी सर्विसेज भी सही तरीके से प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो वियतनाम में आपने स्टेब्लिश कर दिया, यूएई में यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया, तो इंडियन मेड जो भी इक्विपमेंट है साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में, वो बाकी की कंट्रीज को भी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमको इंडिया में ही जाना पड़ेगा, हम बगल वाली कंट्री वियतनाम से या यूएई से भी जो है वो अपनी चीजों को यहाँ पर इंप्रूव करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं। ये भी सिस्टम जो है वो आपको समझ में आएगा। तो गाइज ये था आपका रिवैम्प करने का तरीका। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो ग्लोबल आर्म्स के मार्केट में अपनी प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर चाहता है। और हमें कुछ लीगल और एथिकल गैप्स हैं जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो कंप्लाइंस है उनको फुलफिल करने की जरूरत है। एक बार अगर आप ये काम कर लोगे, इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लोगे, जो भी लीगल इश्यूज यहाँ पर इमर्ज होते हैं वो सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ हमें कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन यहाँ पर बनानी चाहिए ताकि इंडिया की रेपुटेशन एक रिस्पॉन्सिबल आर्म एक्सपोर्टर के रूप में लोग इंडिया को यहाँ पर जाने। हमें इनोवेशन को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मतलब डिफेंस एम्बिशन को अगर हमें फुलफिल करना है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी को अगर हम चाहते हैं, तो थोड़ा इनोवेशन को बढ़ाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाओ, तब इंडिया जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर सही पोजीशन पर आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है और किन किन सेक्टर्स के ऊपर इंडिया यहाँ पर काम कर सकता है, अपनी बात जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है आपको कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।